हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। ये हमारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो अपलोडेड है। पहला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मिरर फार्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, और आप लोगों को शीट भी दिया गया था जिसको सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों ने किया होगा। और आज का जो लेक्चर रहेगा वो पर्टिकुलरली रिफ्रैक्शन के टुवर्ड्स डेडिकेटेड होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको आज डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट क्लास में जो दिया गया था, तो कुछ डाउट्स स्टूडेंट का था कुछ क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले उसको डिस्कस कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, चलो ये क्वेश्चन है, बोर्ड पे अभी कोई नहीं देखेगा, एक अटेम्प्ट खुद से करो जो लोग नहीं ट्राई किए हैं। चलो हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ, कोई नहीं देख, बनाओ, ट्राई करो, खुद से करो। क्या करना है इसमें, करना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में करना क्या है? वी तो मेरा निकल जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे सोचो। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, मेरा जो लेंस गिवन है, मैग्निफिकेशन तो समझ में आया, हम हाफ क्यों लिखें, प्लस हाफ क्यों लिखें, ये तो समझ में आ रहा है ना। जो मेरा कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर मेरा कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है? मिरर इमेज का साइज कुछ इस तरह से रहता है, ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में रहता है ना, तो इस तरह का कन्फिग्रेशन रहता है इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज का। तो अगर सेम डायरेक्शन में दोनों है ना, तो उस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, ये बताए थे पहले भी। अब देखो, मैग्निफिकेशन तो हमको समझ में आ रहा है, पॉजिटिव हो गया मेरा यहाँ पे। यू मेरा गिवन है, हम वी निकाल लिए। वी निकालने का फ़ायदा क्या हुआ? तो फ़ायदा मेरा ये हुआ कि जो मेरा मिरर है, ये दोनों कंडीशन में हम चेंज कर रहे हैं मिरर को हम चेंज कर रहे हैं। तो मिरर चेंज नहीं हो रहा, तो मेरा क्या एक चीज़ है जो चेंज नहीं होगा? फोकल लेंथ चेंज होगा? फोकल लेंथ चेंज नहीं ना होगा। तो मेरा फोकल लेंथ अगर हम फाइंड कर लें और मेरा मैग्निफिकेशन गिवन है, तो हम नहीं निकाल सकते इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। जो हम लास्ट क्लास में, याद करो, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स जो था उस क्वेश्चन में जो बताए थे, 2 वेरिएबल था। तो देखो करते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? सबसे पहला मेरा टारगेट क्या रहेगा? फोकल लेंथ निकालना। अगर फोकल लेंथ निकल गया ना, तो फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन से हम लोग कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो फोकल लेंथ हम लोग चलो निकालते हैं। 1/f मेरा क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो 1/v क्या हो गया? 1/30, और 1/u माइनस 1/60, माइनस 1/60। अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/60 ही आएगा। 62 माइनस 1/f। तो मेरा फोकल लेंथ क्या आ गया? 60 सेंटीमीटर प्लस होगा। देखो साइन भी मेरा आ गया, पॉजिटिव साइन के साथ ही आ रहा है। तो मेरा फोकल लेंथ क्या आ गया? 60 आ गया ना। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक चीज़ तो मेरा फिक्स है, दोनों केस में क्या है? फोकल लेंथ फिक्स है। अब जब जैसे ही मेरा फोकल लेंथ फिक्स हो गया, मैग्निफिकेशन मेरा गिवन है ना। क्या पूछा हमसे? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इमेज इज 1/3 टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज, अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये पार्ट क्लियर है तो अगला सेक्शन में हम लोग करेंगे। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1/3 गिवन है ना जी। मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या लिखते हैं? वी और यू के टर्म्स में, याद है ना? क्या लिखते हैं? नेगेटिव ऑफ v/u, यही ना होता है। तो याद करो, वैसा ही सिचुएशन में हम लोग पहुंच रहे हैं। तो इसको लिखा जाए, u हो जाएगा मेरा नेगेटिव ऑफ 3v हो जाएगा। डाउट है तो पूछ लेना हमसे। v मेरा मैग्निफिकेशन से u और v का एक रिलेशन आ गया। फोकल लेंथ गिवन है, u v रिलेशन से और फोकल लेंथ के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना u और v। 1/f, फोकल लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा है, 1/v प्लस 1/u। अब हम इस कंडीशन में लगाने वाले हैं।
तो 1/f मेरा क्या हो जाएगा 1/60 प्लस 60, 1/v क्या है, v तो मेरा v ही रहेगा, 1/v ही रहने देते हैं, प्लस 1/u क्या हो जाएगा मेरा u माइनस 3v हो गया ना। देखो हम इस यहाँ पे दोनों अननोन है कि नहीं, दोनों अननोन, मेरा u और v दोनों अननोन है, तो हम इसको हम नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन का हेल्प से एक सिंगल वेरिएबल में हम इसको रिड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है। 1/v माइनस u को हम लोग क्या लिखेंगे 1/3v लिखेंगे, क्लियर हो रहा होगा। 3v कॉमन लो, 3 माइनस 1 यहाँ पे ऊपर रह जाएगा, और ये 1/60, तो थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, इसको हम सिंपली लिखते हैं, ये हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट 2 हो जाएगा, तो 2/3v हो गया मेरा, 2/3v 1/60। इसको अगर इधर लिखा जाए तो 3v हो जाएगा मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 3v ऊपर चला जाएगा, 260 ऊपर चला जाएगा, 3v इक्वल्स टू 120, v कितना हो गया 120/3 40, v मेरा क्या आ गया 40 आ गया ना। हमको निकालना क्या है, वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस, मेरा क्या आ गया इमेज वाला आ गया ना, तो हम ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन से मेरा इमेज ये ऑब्जेक्ट निकल जाएगा ना, इमेज दिया हुआ है, तो मेरा u क्या हो जाएगा -3 टाइम्स v क्या है 40, -120 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर था। तो डाइजेस्ट करो सबसे पहले कि हम किए क्या, मेरा मैग्नीफिकेशन गिवन था और u गिवन था। इससे पहले सबसे हम क्या किए, v निकाले, v निकाल के हमको हुआ क्या, v निकालने से कुछ तो पता नहीं चल रहा है, तो v से हम फोकल लेंथ निकाले, क्योंकि फोकल लेंथ मेरा दोनों कंडीशन में सेम होने वाला है। जैसे ही फोकल लेंथ निकला, अब फोकल लेंथ का यूज़ हम किए इस फार्मूला में, और एक को हम दूसरे के टर्म में रिड्यूस किए मैग्नीफिकेशन वाले के हेल्प से, और जैसे ही रिड्यूस हुआ सिंगल वेरिएबल में, मेरा वेरिएबल रिड्यूस होकर v का टर्म आ गया, v से हम u निकाल लिए। क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन था। जितना क्वेश्चन अब दिए हैं ना, उतना अगर तुम लोग बना लेते हो तो बोर्ड्स में कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाने से तुम लोग का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बनाओ करो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन है, नोट करना है तो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है, मैन इज रनिंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक इंसान है, वो प्लेन मिरर के टुवर्ड्स दौड़ रहा है, ड्राइंग के लिए क्षमा करें, ठीक है। इस तरह से प्लेन मिरर के टुवर्ड्स दौड़ रहा है, कितना स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है व्हाट स्पीड, एट व्हाट स्पीड इज़ ही अप्रोचिंग टू हिज ओन इमेज, मतलब कि किस स्पीड से ये अपने इमेज को अप्रोच कर रहा है। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो किस स्पीड से ये अपने इमेज को अप्रोच कर रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे, इसको भी भूल जाओ, कुछ भी है भूल जाओ इसको। तो अगर तुमसे हम पूछें कि दो ट्रेन है, दोनों का डायरेक्शन मेरा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब एक इस तरफ आ रहा है तो दूसरा ट्रेन इस तरफ आ रहा है। एक में मान लो कोई है बच्चा बैठा हुआ है A, दूसरा में है उसका बैठा हुआ है B, दोनों एक दूसरे को आपस में देख रहा है, ठीक है। तो जब ट्रेन का स्पीड इसका 100 है, इसका भी 100 है, अगर इस तरह से ट्रेन अब एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो A को क्या लगेगा कि B उसके टुवर्ड्स कैसे अप्रोच कर रहा है। मतलब कि लगेगा ना कि इससे ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। मतलब अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो लगता है ना कितना स्पीड में ट्रेन पार हो गया। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हम लोग रिलेटिव होते हैं उस केस में। मतलब कि हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं, जबकि हम लोग भी तो मोशन में हैं। तो यहाँ पे दोनों मोशन में है, तो दोनों मोशन में है, तो अगर ये अपने पोजीशन से देखे, ये अपने जगह से देखे कि वो ट्रेन कैसे अप्रोच कर रहा है, मतलब कि वो बच्चा कैसे अप्रोच कर रहा है, तो उसको कैसा स्पीड दिखेगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा ना। मतलब लगेगा ना कि 200 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से आ रहा है, किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, जो भी है। तो स्पीड क्या होता है, ऐड ऑन हो जाता है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। और यही अगर डायरेक्शन हम चेंज कर दें, दोनों का डायरेक्शन इधर कर दें, तो क्या लगेगा कि जैसे ये ट्रेन भी जा रहा है उधर, वो ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो लगेगा कि दोनों रेस्ट में। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर ये ट्रेन अगर 100 मीटर पर सेकंड या 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, ये ट्रेन भी उतना स्पीड से जा रहा है, तो क्या लगेगा, दोनों लगेगा ना कि एक दूसरे से रेस्ट में है। अगर दो ट्रेन साथ में जा रहा है, दोनों का स्पीड सेम है, तो लगेगा नहीं कि आमने सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का हमको कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे तुमसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है विथ व्हाट स्पीड ही इज़ अप्रोचिंग टू हिज ऑन इमेज।
मतलब किस स्पीड से ये अपने इमेज को अप्रोच करेगा, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, दोनों एक दूसरे को कैसे अप्रोच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 2। रिलेटिव, यहाँ पे मोशन रिलेटिव है, दोनों एक दूसरे को टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है। आंसर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सिंपल है ये वाला, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, ये अगर क्वेश्चन रहता कि विथ व्हाट स्पीड ही इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स दैट मिरर, मिरर के टूवर्ड्स कितना स्पीड से अप्रोच करा, तब हो जाता मेरा 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड। ठीक है, किस स्पीड से ये मिरर के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, तब होता क्या 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन किस स्पीड से ये अपने इमेज को अप्रोच कर रहा है, वो 4 हो जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था। चलो इसके बाद अब स्टार्ट करते थोड़ा लेंस वाला पार्ट। तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, लिखो। एक कन्वेक्स लेंस, लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.10 मीटर, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.10 मीटर, 0.10 मीटर, 0.10 मीटर, 0.10 मीटर, ठीक है ना। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.10 मीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल, is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. How far from the lens should an object be placed? How far from the lens should an object be placed so as to form its रियल इमेज ऑन द वॉल। फिर से बोल देते हैं एक बार लास्ट। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.10 मीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। चलो बनाओ। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, बोर्ड पे भी मत देखना, ठीक है ना। ट्राई करो। फोकल लेंथ f, सॉरी पॉजिटिव होगा। कॉपी में अपना खुद बना, खुद से बना, बोर्ड पे अभी मत देखो। एक सीरियस अटेम्प्ट दो अपना क्वेश्चन का। आया जी आंसर? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। आया आंसर? नहीं आया? चलो साइन में दिक्कत होगा इसीलिए तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या गिवन है तुम्हारा, गिवन ए कॉन्वेक्स लेंस, ये लिखना है, ठीक है। एग्जाम में भी इस तरह से लिखना है, गिवन ए कन्वेक्स लेंस। इसके बाद बताना कि फोकल लेंथ कितना होता है, कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोकल लेंथ कैसे पॉजिटिव होता है, हम लोग पढ़े हैं ना कि इस तरह से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है तो किधर से पास करता है, फोकस से पास करता है। तो फोकस का डायरेक्शन किधर है, उधर है ना। तो मतलब देखो इसको हम लोग कार्टेशियन के थ्रू, कार्टेशियन प्लेन के थ्रू अगर समझे तो ऊपर वाला का डायरेक्शन पॉजिटिव ऑफ वाई है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन
इधर पॉजिटिव ऑफ एक्स होता है, इधर नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स। तो इधर का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है ना, तो मेरा फोकस का साइन क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब मेरा क्या दिया हुआ है, वॉल का डिस्टेंस दिया है ना, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल। तो यहाँ मेरा वॉल किसकी तरह एक्ट करेगा, वॉल मेरा एक्ट करेगा स्क्रीन की तरह, मतलब कि इमेज के जैसा एक्ट करेगा। देखो यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है ना, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज। तो रियल इमेज का ये क्या होता है, रियल इमेज का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको हम लोग वॉल पे ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर रियल इमेज ऑब्जेक्ट है तो अगर हम लेंस यहाँ लगा दें तो उसको हम लोग प्रॉपरली किसी भी स्क्रीन पे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ये रियल इमेज का प्रॉपर्टी एक होता है। ठीक है, तो अगर हम इमेज ऑब्टेन कर रहे हैं वॉल पे, उसका डिस्टेंस हो गया 12, तो मेरा वी हो जाएगा ना +12 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, यू निकालना था। क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमको यू निकालना है। सिंपल लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u, कैलकुलेशन करके। कहाँ गड़बड़ हुआ तुम्हारे से, रुको। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस। एन ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कौन सा लेंस है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना, ये सब चीज़ को भी हमको ध्यान देना है क्वेश्चन में। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। An object placed 50 centimeter from a lens produces virtual image at a distance of 10 centimeter in front of lens. An object placed 50 centimeter from a lens produces virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens. What is the focal length of lens? What is the focal length of lens? Is it converging or diverging? समझ में आ गया, क्वेश्चन लिख ली नहीं, फिर से पढ़ रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? इज इट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसी के बारे में बता रहे थे, ट्राई करो। इसमें देखो डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई करना है, सोचना है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली फार्मूला पे नहीं बनेगा, सोचो, थोड़ा सा एनालाइज करो, क्योंकि हमको कुछ नहीं पता है कि कैसा लेंस है। इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले। ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, ये हो गया -50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन क्या होगा बताओ जी। आज का बेस्ट क्वेश्चन है, हो गया। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें भी ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा दोनों केस में, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा सिलेक्ट करने का एक ही पर्पस था, एक चीज़ के लिए हम सिलेक्ट किए। यहाँ पे ये दो वैल्यू, ना हमको लेंस गिवन है, ना v और u का साइन भी क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ऐसे तो हम लोग पता किए। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, u मेरा देखो क्या है, u बड़ा है v से, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग जो लेंस का डायग्राम हम लोग बनाते थे, तो एक डायग्राम हम लोग बनाते थे जिसमें ऑब्जेक्ट कहीं इस यहाँ पे रखते थे। ठीक है, तो मेरा इमेज किधर बनता था, दूर में बनता था, ऐसा होता था ना, एक कंडीशन ऐसा था। और दूसरा कंडीशन कैसा था, दूसरा लेंस के केस में ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रखें, ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रखें, ऑब्जेक्ट में इमेज मेरा क्या होता है, नियरर बनता है टुवर्ड्स लेंस, बनता है ना। ये दो कंडीशन याद होगा कि एक केस में हम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हैं तो मेरा इमेज दूर बनता है, एक केस में हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं तो इमेज मेरा टुवर्ड्स द लेंस बनता है। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन हमको लग रहा है, u मेरा दूर है ना,
तो हम देखते ही बता सकते हैं, इसको हम देखते ही बता सकते हैं कि मेरा जो लेंस होने वाला है वो क्या होगा, कनकेव लेंस होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग कभी भी न्यूमेरिकल बनाओ तो एकदम रिलीजियसली फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक नहीं बनाना है, मतलब कि क्वेश्चन पढ़ के समझना भी है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, ये था ना इन्फॉर्मेशन, तो हम डायरेक्टली बता सकते थे कि मेरा ये वाला लेंस होने वाला है, उसके बाद फोकल लेंथ भी मेरा निकलता। अगर फोकल लेंथ गड़बड़ आता तो फिर हम लोग देख सकते थे कि कहाँ एरर हुआ है, इससे हम लोग एरर चेक कर सकते हैं कि किस स्टेप पे मेरा एरर हो गया है। ठीक है, अगर हम लोग का कोई गलती हो जाता है तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा। अब आगे ये सब जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना जो हम बताएं, ये सब तुम लोग अप्लाई कर सकते हो आंसर चेक करने में कि मेरा आंसर का साइन गलत आ गया या सही आया। इससे बेनिफिट होता है ना। देखो न्यूमेरिकल हम क्यों करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल करवाने का मेरा सबसे बड़ा पर्पस है ना कि न्यूमेरिकल अगर कोई बढ़िया से समझ लेता है ना तो उसके बाद उसका कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है। समझ में आ रहा है? जैसे न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या क्या किए थे, जैसे इमेज और ऑब्जेक्ट करते हैं ना, इसी को मान के चलो, तो इससे इमेज जो फॉर्मेशन होता है इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन जो होगा, एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ सीखा जा सकता है। जैसे जो मैग्नीफिकेशन होगा, इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होगा बताओ तो, है ना क्वेश्चन, तो इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, माइनस ऑफ वी बाई होता है, सॉरी वी बाई होता है ना, वी बाई यू करो, देखो फ्रैक्शन में आ गया, पॉजिटिव साइन आया ना, पॉजिटिव ऑफ 10/5, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो मेरा इमेज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा। देखो तुम लोग कोरिलेट नहीं हो रहा होगा, दिक्कत हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखो मेरा मतलब फिजिक्स में क्या करना है ना, एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं सोचना है, अलग अलग डायरेक्शन में सोचना है। देखो यहाँ पे मेरा मैग्नीफिकेशन वी बाई यू आया ना, तो वी क्या है 10 है डिवाइडेड बाई 50, मैग्नीफिकेशन क्या आया लेस देन 1 है ना, 1/5 मतलब लेस देन 1। लेस देन 1 कब होता है, याद करो कब होता है, कनकेव के लेंस में होता है ना। तो हर कंडीशन में मेरा सेटिस्फाई करेगा, एक ही डायरेक्शन में नहीं जाना। ठीक है, मेरा क्वेश्चन चूज़ करने का यही पर्पज़ था। तो चलो इसको थोड़ा सा करते हैं, क्या हो जाएगा 1/f, ये सिंपल है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यही ना होता है जी। तो 1/v का वैल्यू -10 माइनस ऑफ 1/u माइनस ऑफ 1/50, नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। अब तो +1 1/f, f क्या हो गया 50 डिवाइडेड बाई -4, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, यूनिट नहीं छोड़ना है। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग को बहुत कुछ सिखा के जा सकता है। ठीक है, ये बस उस तरह क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया, किसी को डाउट है? तो अगला क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लास्ट है वो। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, placed at a distance of 15 centimeter in front of a concave lens, in front of a concave lens of power -10 diopter। ठीक है, an object 4 centimeter high is placed at a distance of 15 centimeter in front of a concave lens of power -10 diopter, find the size of image। निकालो size of image। ठीक है, 2 मिनट टाइम लो। फाइंड द साइज ऑफ इमेज, हमको साइज निकालना है, पावर -10 डायोप्टर। चलो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पॉज कर लो 2 मिनट के लिए। चलो जो क्वेश्चन में गिवन है मेरा इंफॉर्मेशन वो है u का वैल्यू, कहाँ है जी क्वेश्चन, हाँ, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 4 सेंटीमीटर, साइन क्या होगा प्लस होगा कि माइनस। जब भी हम इंफॉर्मेशन जो भी डेटा लिखते हैं सबसे पहले हमको 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लो, लेकिन साइन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर मेरा इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस, तो प्लेस्ड क्या है u मेरा क्या है 15 सेंटीमीटर, साइन क्या होगा बताओ जी, नेगेटिव। u हमेशा नेगेटिव होता है, बताए थे
बार बार बता रहा है, यू हमेशा नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ पावर -10 डायोप्टर। पावर क्या है? -10 डायोप्टर। तो हमको साइज ऑफ इमेज निकालना है, HI हमको निकालना है। कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और यू से मेरा एक ही रिलेशन हमको बनता है, जहाँ तक हमको याद है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और यू का एक ही रिलेशन हमको बन सकता है। वो क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू V बाय यू। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो देखो, इस फॉर्मूला को क्या हम यूज़ कर सकते हैं? दो इन्फॉर्मेशन मेरा गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है और यू गिवन है, ये दोनों गिवन है। क्या क्या अननोन है? एक वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया। सिंगल इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, पॉसिबल है ये निकालना? इम्पॉसिबल। तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या यूज़ करेंगे? ये दोनों डेटा मेरा यूज़ नहीं हो रहा है, तो बचा कौन सा डेटा? ये वाला। अब हम इसी से प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में। तो मेरा पावर को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? पावर होता है मेरा P = 1/f इन मीटर। जो मेरा फोकल लेंथ आएगा ये मीटर में आएगा, ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो मेरा पावर क्या है? -10 डायोप्टर है इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ इन मीटर। तो मेरा फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? इसको उल्टा कर दो या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फोकल लेंथ इधर वाला इधर आ जाएगा, -10 नीचे चला जाएगा। तो चलो अभी जो भी करना है, तो मेरा आ जाएगा फोकल लेंथ इन मीटर, मेरा हो जाएगा 1/-10। ये क्या है? मीटर में आया। समझ में आया? हमको देखो, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन किस में है? सेंटीमीटर में है कि मीटर में है? सेंटीमीटर में। तो हम सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर में करते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? -10 सेंटीमीटर। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको मिला, फोकल लेंथ क्या है? -10। अब इससे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अब देखो, फोकल लेंथ मेरा आ गया ना। अब हम इस फॉर्मूला को देखो थोड़ा थोड़ा इसके पास पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। कैसे? फोकल लेंथ हमको गिवन है, यू हमको गिवन है, V निकल जाएगा ना। और जैसे ही मेरा V निकला, एक इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गया, हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। हमको वही करना है। तो देखो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। यही ना होता है? फोकल लेंथ क्या है? -10 माइनस 1/10 इक्वल्स टू u क्या है? u नेगेटिव ऑफ 1/v क्या है? 1/v तो अननोन है अभी, 1/v को ऐसे रहने देते हैं। माइनस 1/u क्या है? -15 है, तो 1/-15। तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसी स्टेप में हम कर देते हैं पॉजिटिव इसको। ठीक है, तो मेरा अगला स्टेप होगा 1/v हमको निकालना। 1/v मेरा हो जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, -1/10 माइनस ऑफ 1/15। एलसीएम लो, 30 हो जाएगा। तो 10 3 × 30 माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो ये 1/v का वैल्यू निकला। ये क्या हो गया? -5/30। तो इस यहाँ से अगर निकाला जाए, v मेरा क्या हो जाएगा? v हो जाएगा ना। तो v क्या हो जाएगा? 30/-5। माइनस को ऊपर ले लेते हैं, काटो काटो, 6 5 × 30। तो v मेरा क्या आ गया? -6 सेंटीमीटर। v आ गया। u हमको गिवन है, हाइट ऑफ इमेज निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू V/u। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? V/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं यहाँ से, जो लोग नहीं नोट किए हैं नोट कर लेना। क्या था ये? v था ना। v मेरा गिवन हो गया, v क्या हो गया? -6 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट ऑफ -v/u, तो v क्या है? v -6, u क्या है मेरा? -15, और ho क्या है मेरा? 4 है ना। 4 प्लस प्लस दोनों हो जाएगा, 24/15 क्या हो जाएगा? 1 रफ साइड में ही करना है। 6 मेरा हाइट ऑफ इमेज क्या आया? 1.96 है, सॉरी 1.60 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कैलकुलेशन कभी भी करना है एग्ज़ाम में, तो एक राइट साइड में एक मतलब एक स्केल से मार्किंग कर देना
क्योंकि देखो अगर तुम लोग नहीं करते हो, बैक में करते हो, तो एग्जामिनर बार बार पीछे जाके चेक करने वाला नहीं है कि कैलकुलेशन क्या किया नहीं किया। साइड में रहेगा तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चा कैलकुलेशन साइड में ही किया है, ऑनेस्ट है, नहीं तो लगेगा कि कहीं से छापा गया है। ठीक है, उस केस में ख़राब इंप्रेशन बनता है। तो कोशिश करना कि रफ वर्क साइड में ही करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 25 सेंटीमीटर, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 25 एंड माइनस 10 सेंटीमीटर, two lenses of focal length plus 25 and minus 10 centimeter are placed in direct contact, find the power of combination and focal length, find the power of combination and focal length। तो निकालो, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड फोकल लेंथ। बनाओ। आया जी, आया? कैसे, मतलब कैसे बनाए? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है, इससे क्या सिंपल तुम लोग, इतना सिंपल बन रहा है, ये नहीं बना। चलो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, फोकल लेंथ पहला लेंस का है प्लस 25 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ है तो पावर का रिलेशन लास्ट क्वेश्चन में हम क्या बताए थे, पावर क्या होता है 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर होता है ना, ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले हम मीटर में क्यों ना कन्वर्ट कर दे सबको, सबसे पहला मेरा मोटिव रहेगा पावर में। देखो इधर देखो, मीटर में हमको कन्वर्ट करना है, क्या है सबसे पहले जो भी मेरा फोकल लेंथ उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। चलो देखो मीटर में अगर हम कन्वर्ट किए तो क्या होगा 25/100 होगा, काटो तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इतना ही हमको रहने देना है। डेसिमल में हमको क्यों ले जाएंगे, डेसिमल में अच्छा इधर देखो 1/4 मीटर आ गया, इसका क्या होगा नेगेटिव ऑफ 1/10 सॉरी नेगेटिव ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 100 होगा ना, काटेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव ऑफ 1/10 मीटर आ जाएगा। मेरा पावर क्या होता है 1 बाई फोकल लेंथ, तो अगर हम 1/f1 करें, P1 मेरा क्या हो जाएगा, पहला पावर लेंस का पावर क्या हो जाएगा 1/f1। देखो मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो इसके बारे में आप सोचना नहीं है। तो फोकल लेंथ को अगर हम रेसिप्रोकल करें, नीचे में अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1/f1 क्या है मेरा 1/4 है ना, तो 1/4 मेरा 4 वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है, 4 वाला पार्ट ऊपर चला गया तो क्या हो गया +4 डायोप्टर हो गया। 0.25 करते हैं तो समझ में आ रहा है ना कहाँ दिक्कत होता है। पॉइंट हमको डेसिमल में नहीं ले जाना है, इनिशियल स्टेट में हमको कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं कर देना है। P2 मेरा क्या हो जाएगा, P2 क्या होगा 1/f2, हाँ 1/f2 मेरा क्या हो जाएगा 1/f2 क्या है नेगेटिव 1/10 नेगेटिव ऑफ 1/10। समझ में आ रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 डायोप्टर। 2 पावर आ गया। अब पावर का सिंपल एडिशन होता है, पावर में टोटल पावर सिंपल एडिशन होता है, P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा 4 प्लस नेगेटिव ऑफ 10 क्या हो गया -6 डायोप्टर हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन किसके तरह बिहेव करेगा, अगर हम इस तरह से 2 लेंस लगाएं, मान लो क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो ये लेंस मेरा किसके तरह बिहेव करेगा, ये टोटली ये जो मेरा टोटल कॉम्बिनेशन होगा ऐसा बिहेव करेगा कि एक सिंगल कनकेव लेंस है। यहाँ से अगर हम रे ऑफ लाइट पास करेंगे ना, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, तो मेरा फाइनली इस तरह का रे पास करेगा। ठीक है,
और अगर सिमिलरली हम -6 डायोप्टर का रखेंगे ना तो मेरा कोई अंतर नहीं दिखेगा रे में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है कि अगर इस कॉम्बिनेशन को हटा के अगर हम सिंगल लेंस लगा दें जिसका पावर -6 डायोप्टर है तो रेज में हमको अंतर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग यही होता है, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट है। क्या हमको पावर निकालना था? हाँ, फोकल लेंथ भी निकालना। फोकल लेंथ तो देखो सिंपल है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/पावर हो जाएगा, ठीक है। या फिर छोड़ो, इस तरह से नहीं रखो, पावर मेरा 1/, फोकल लेंथ इस ऐसे याद रखो। तो पावर मेरा क्या है, -6 = 1/f, तो मेरा फोकल लेंथ क्या हो गया, -1/6 मीटर हो गया। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट अगर हमको करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डेसिमल तो निकल जाएगा, अब निकाल लेना है, लास्ट स्टेप में नहीं छोड़ना, ठीक है ना। समझ में आया? तो एक जनरल क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि मेरा जो भी लेंस होता है तो लेंस में रे पैरेलल जाने के बाद इस तरह से ही क्यों पास करता है, कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस में इस तरह से क्यों पास करता है, और कनकेव लेंस में मेरा रे पैरेलल जाने के बाद इस तरह से क्यों पास करता है। ये होना चाहिए सबके माइंड में, ये डाउट आना चाहिए कि इस तरह से क्यों होता है। मेरा रे पैरेलल भी जा सकता था, इधर को भी जा सकता था, लेकिन ऐसा ही क्यों होता है। तो थोड़ा सा जो भी ऑनलाइन देख रहा है थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पॉज करो, थोड़ा सा इसके बारे में सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों होता है। आई होप पॉज कर लिया होगा तुम लोग। चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पर चलते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं, कन्वेक्स वाले पार्ट में ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा हम बड़ा इमेज बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। मेरा रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है, पैरेलल है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। फोकल लेंथ मेरा यहाँ कहीं होगा, इसको मार्क कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा। सिमिलरली मेरा फोकल लेंथ एक यहाँ पे होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होना चाहिए, क्लियर। तो अब देखो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हम लोग सर्कल में, याद करो सर्कल में एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि सेंटर से मेरा सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर टच करता है, जैसे ये प्रॉपर्टी था ना, सेंटर से किसी पॉइंट पे भी टच करता है, उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है। ये तो प्रॉपर्टी सब लोग जानते हो। तो ये वाला प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, ये सेंटर है ना, जो मेरा लेंस होता है ये वाले सरफेस के लिए, ये सरफेस है इसके लिए तो मेरा ये सेंटर है ना, तो इस पॉइंट से अगर हम इसको ज्वाइन करें, देखो ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएगा। उसको और थोड़ा बढ़िया से समझने के लिए हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट भी कर देते हैं ड्रॉ, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब समझने के लिए, ये क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, क्लियर है। इधर ना बना के हम इस तरफ बनाते हैं, कहे कि उधर तरफ ही रह जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अब देखो डेंसर, कौन सा डेंसर है, ये वाला एयर डेंसर है कि ग्लास डेंसर है, कौन सा डेंसर है, कौन सा ग्लास डेंसर है। तो डेंसर में रे मेरा जो पास करता है, ये टेंजेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो डेंसर में मेरा जो टेंजेंट, ये जो रे पास करेगा, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो गया नॉर्मल। तो मेरा ये स्क्रीन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक प्लेन सरफेस है, उस पर हम ये नॉर्मल ड्रॉ किए हैं और ये इंसिडेंट रे है, ऐसा नहीं लग रहा है। थोड़ा डाइजेस्ट करना होगा इस चीज़ को, थोड़ा सा समझो पेशेंटली। मेरा ये जो टेंजेंट है ये इसकी तरह बिहेव नहीं कर रहा है, एक इस इंटरफेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, एयर ग्लास इंटरफेस, ऐसे ही ना हम लोग पढ़ते थे कि इधर से जाके ऐसा हो जाता है। तो मेरा जो टेंजेंट है इसकी तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, मेरा टेंजेंट का बिहेवियर उस तरह का है। अब टेंजेंट पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस तरह का है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा, कम होना चाहिए क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है, ठीक है। तो रेयर टू डेंसर जा रहा है तो ये एंगल क्या होगा, ऐसा होगा कि ऐसा जाएगा।
ऊपर जाएगा तो देखो एंगल बड़ा हो गया ना नॉर्मल पे, तो मेरा एंगल क्या होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, कम एंगल होना चाहिए। तो पहला रिफ्रैक्शन में इस तरह का पाथ फॉलो होता है, ठीक है। पहला रिफ्रैक्शन के केस में मेरा रे क्या हो गया, टूवर्ड्स बेंड हो गया ना, तो पहला रे ये याद रखना, ठीक है। अब इस सरफेस पे हम देखने वाले हैं, इस सरफेस पे मेरा कुछ इस तरह से होगा। अब फिर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं पहला वाला, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा हम कहाँ, मतलब किस तरह से हम जाना चाह रहे हैं। इस पर अब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, तो मेरा देखो ये 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री हो गया। मेरा रे ऑफ लाइट जो है डेंसर टू रेयरर जाएगा। डेंसर टू रेयरर क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है ना। तो इसको थोड़ा सा मेरा एंगल ये बना रहा है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल होता मेरा इस तरह से जाता, तो होता ना जी। टुवर्ड्स नॉर्मल कैसा होता, अगर नॉर्मल के टुवर्ड्स हम अप्रोच करते तो ऐसा ही ना होता, लेकिन किधर जाएगा, नॉर्मल के अवे जाएगा ना, तो ये फाइनली मेरा रे कुछ इस तरह से पास होता है, ठीक है। इसीलिए कन्वेक्स लेंस में मेरा फोकस से पास होता है, ये रीज़न है। इससे पहले सोचे थे इस तरह से, एक्चुअली में ये हो रहा है, डबल जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक सरफेस पर नहीं हो रहा है, दोनों तरफ रिफ्रैक्शन हो रहा है, और उसका रिजल्ट है कि मेरा फोकस से पास होता है। समझना, इसको जाके वीडियो देखना, ठीक है ना। चलो कनकेव वाला डिस्कस करते हैं। देखो इस तरह से मेरा एक कनकेव लेंस है, ठीक है। कनकेव लेंस में अब हमको पता करना है कि किस तरह से रे जाता है मेरा। तो सबसे सिंपल रहेगा अगर हम ये वाला फॉलो करें, पैरेलल वाला लाइंस का प्रॉपर्टी। चलो अब यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थोड़ा सा, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मेरा ये लाइन आया, सेंटर से ये अब एक किसकी तरह बिहेव करेगा, सर्कल की तरह बिहेव करेगा ना। सर्कल पे मेरा जो सेंटर से लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। ये सर्कल का प्रॉपर्टी सेम वापस वही वाला, तो इसको अभी हम फिलहाल मिटा देते हैं। अब देखो ये रेयरर है एयर, और ये ग्लास है, एयर टू ग्लास इंटरफेस पे जाता है, तो ये रेयरर टू डेंसर जाएगा, तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर हम ये रे को ले जाएं तो टुवर्ड्स नॉर्मल मेरा कैसा होगा, ऐसा होगा कि इस तरह का कुछ होगा, ऐसा होगा ना जी। टुवर्ड्स नॉर्मल देखो, अगर हम इसको टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं ना बोलेंगे, ये रे आके मेरा इधर चला गया, तो टुवर्ड्स नॉर्मल ये तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये दूर की तरफ जाएगा। तो ये मेरा रे आएगा तो कुछ इस तरह से फॉलो करेगा पाथ, थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा कुछ रे का पाथ फॉलो किया, इस जगह पे टच किया मेरा रे। अब उस जगह पे हम लोग देखेंगे, आप पहले वाला मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको मिटा दो। अब अगला पार्ट, इस जगह पे हमको देखना है, तो इस जगह पे वापस हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं, वापस एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर दें, ये नॉर्मल हो जाएगा एज ए लाइन। तो देखो अब देखना ये एंगल, डेंसर टू रेयरर टुवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मेरा लाइट देखना, समझना यहाँ पे, अवे फ्रॉम नॉर्मल मेरा ऐसे वाला होगा। मेरा नॉर्मल पहले बताओ कौन सा है, नॉर्मल मेरा ये वाला है ना, ये वाला लाइन नॉर्मल है, ठीक है। अवे फ्रॉम नॉर्मल मेरा रे इस तरह से जा रहा है, नॉर्मल ये है। अवे फ्रॉम नॉर्मल ये होगा कि ये वाला पार्ट होगा। अभी हम टुवर्ड्स नॉर्मल जा रहे हैं ना, अगर इस तरफ हम ले जाएं तो, अगर हम इस लाइन पे फॉलो करें, ये मेरा लाइन नॉर्मल है, तो नॉर्मल ये टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, हमको जाना किधर है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ओवरऑल मेरा लाइट का पाथ डिफ्रैक्ट हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्ट होगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हो मेरा रहा है, एक्चुअल प्रोसेस ये हो रहा है, लेकिन हम लोग शो उस तरह से करते हैं, तो ये जानना जरूरी है क्या होता है, ठीक है। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब 2 क्वेश्चन कराएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसके बाद खत्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है, उसका कोई यूनिट होता है, होता है यूनिट, नहीं होता है, तो वो हमको वो नंबर हमको क्या बताने का कोशिश करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर और बढ़िया तरीके से समझना है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा नंबर है जो कि हमको बताता है कि लाइट अगर उस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है ना, तो लाइट का स्पीड उतना टाइम्स घट जाएगा। ये बेटर रहेगा याद करने को।
अब स्पीड चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा सा डाउट होगा। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि कोई मीडियम कितना डेंस है, ऑप्टिकली डेंस है, ऑप्टिकली कौन सा मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है, ये हमको क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मान के चलो, ठीक है। या इस तरह से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा 1.5। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कि वाटर में जब ट्रैवल करेगा तो ये 1.5 टाइम्स मेरा लाइट का स्पीड घट जाएगा। मतलब वाटर मेरा 1.5 टाइम डेंस है एयर से, ठीक है, ये याद रहना है। अब देखो इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना, तो जिसका हम लोग को फाइंड करना होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं एब्सोल्यूट, हम लोग क्यों बोलते हैं? कंट्रोल बताओ, हम लोग इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोलते हैं? अगर हम पूछें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसको एब्सोल्यूट क्यों बोलेंगे? नहीं पता? सीख लो। इसको हम लोग एब्सोल्यूट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो हम लोग एक स्पीड डिटरमाइन किए हैं, मतलब एक स्पीड जो हम कांस्टेंट रखे हैं, ये मेरा गिवन है क्या, स्पीड ऑफ लाइट। जहाँ पे भी अगर एक स्पीड आ गया मेरा स्पीड ऑफ लाइट, तो वो मेरा एब्सोल्यूट वाला टर्म आ जाएगा, क्योंकि लाइट का स्पीड कभी चेंज नहीं करता है इन वैक्यूम में, ठीक है। वैक्यूम में लाइट का स्पीड कभी चेंज नहीं करता है। तो ये एक चीज़ तो कांस्टेंट हो गया ना जी, तो मेरा जो दूसरा वाला रहेगा, अगर इस तरह से हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है लाइट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक देखो, पेज नंबर 176 है बुक, एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी ला देखो 176 क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना, सेकंड देखो, ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। मतलब एयर टू ग्लास इंटरफेस पे आ रहा है मेरा रे ऑफ लाइट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग क्या है, n क्या है 1.5, ठीक है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, ये तो क्या पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट पूछा है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हमसे पूछा क्या होगा। तो ये सिंपल है, कैसे निकलेगा, देखो क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है ना जी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम लोग क्या लिखेंगे, एन मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये होगा ना, ठीक है। अब देखो एन मेरा क्या है, गिवन है 1.5, और मेरा c का वैल्यू क्या होता है, c का वैल्यू भी गिवन है मेरा क्वेश्चन में 3 × 10⁸ VG निकल जाएगा ना। इजी क्वेश्चन है ये वाला एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन केरोसिन टर्पेंटाइन। अच्छा एक मिनट रुको, ये तो समझ में आ रहा है मेरा। देखो एक मीडियम है, मीडियम 1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, समझना। दूसरा मीडियम है मीडियम 2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.9, और तीसरा मीडियम है मीडियम 3, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2। बताओ तो लाइट सबसे फास्ट किस में होगा, सबसे स्लो, सबसे फास्ट किस में होगा, 3 में। तुम बताओ किस में होगा, 2 में होगा, वेरी गुड, 2 में होगा। कौन सा लॉजिक लगा 2 में? हम अभी बताए थे ना कि लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि उस मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है तो उतना टाइम स्लो हो जा रहा है। अगर वैक्यूम में ट्रेवल करता है और उस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो मीडियम में ट्रेवल करते समय उसका लाइट का स्पीड इतना टाइम से डिक्रीज हो जाता है, डिवाइड बाय दिस हो जाता है। तो अगर हम किसी वैल्यू को, जैसे मान लो 3 × 10⁸ को अगर हम इससे डिवाइड करें, कम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू बड़ा रहेगा ना। देखो ये कम डेंस है, ये भूल जाओ, नंबर भूल जाओ, नंबर से कन्फ्यूजन होता है। ये कम डेंस है, ये तो समझ में आ रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी हमको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये कम डेंस है तो लाइट का स्पीड इसमें ज़्यादा होगा ना,
अगर भीड़ नहीं है तो हम जल्दी से जा पाएंगे ना, और इसमें अगर ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, लोवेस्ट होगा ना। बुझाया नहीं? ठीक है, तो इस तरह से पूछ सकता है। देखो ये क्वेश्चन में वही था जो क्वेश्चन गिवन है ना, यहाँ पे ये चीज़ समझना था। अब एक पीछे मतलब एक जो पेज पीछे आ जाओ। हाँ देखो जो टेबल गिवन है इसमें क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.0003 दिख रहा है। तो इससे हमको क्या सीखना चाहिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा है 1.0003। हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है। कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं है बुक में, अगर दिया है डेटा तो उसमें कुछ होगा। एयर का क्या है 1.0003। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको ये समझना चाहिए कि मेरा जो एयर में जो स्पीड होगा लाइट का वो वैक्यूम का स्पीड से इतना टाइम कम होगा। समझ में आया? नहीं। देखो वैक्यूम अगर 3 × 10⁸ है ना, तो एयर में अगर कितना स्पीड होगा लाइट का डिवाइडेड बाय 1.0003, ये समझना था। अब देखो ये एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली 1 है नहीं है, मतलब कि ये भी फिलहाल डेंसर है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम से डेंस हो गया ना जी, और वैक्यूम से जहाँ डेंस हुआ एयर में भी स्पीड पता ही होगा, एयर में स्पीड कम होता है ना लाइट का एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम, पता है ना। तो इससे इस डेटा से हमको ये एनालाइज करना था। समझ में आया? अब देखो एक दिख रहा होगा, क्या है, कनाडा बाल्सम दिख रहा है एयर का जस्ट बगल में, दिख रहा है। इसको पता हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, एक डिवाइस होता है निकोल प्रिज्म, ठीक है। निकोल प्रिज्म होता है, उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें डबल रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे हम लोग सिंगल रिफ्रैक्शन कर रहे थे ना, यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन होता है। एक लाइट को हम लोग 2 लाइट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। सब आगे करना है, बता दिए, लिखा तो बता दिए, ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, 3 लिक्विड है। केरोसिन देखो, अब पीछे आ जाओ, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.44, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, टर्पेंटाइन का क्या है 1.47 टर्पेंटाइन, और वाटर का क्या है 1.33। अब बताओ तो क्वेश्चन देखो फिर से, क्या है, इन विच ऑफ दिस लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, किस में लाइट फास्ट होगा बताओ। समझ में आया? इधर देखो कहाँ होगा लाइट फास्ट, हम लिख दिए हैं, बताओ सबसे तेज लाइट किस में होगा, क्यों होगा? क्योंकि उसका डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। सीधा बोलो, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तुम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूरी नहीं है कि बार बार, क्योंकि उससे थोड़ा सा होता है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी बोलेंगे ना उससे बहुत कुछ क्लियर होता है, ठीक है। तो या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो या ऑप्टिकल डेंसिटी, सेम चीज़ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, क्या है 2.42। इससे हम लोग क्या एनालाइज कर सकते हैं बताओ, सोचो थोड़ा। स्पीड ऑफ लाइट इन, हाँ, टू दैट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, ठीक है। यही है, बस यही लिखना है हमको। इंग्लिश तो आ जाएगा ना लिखने, बस यही है, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है। हाँ, अब 1-2 चीज़ बता दे रहे क्या क्या कर लेना इस चैप्टर से, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए, इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम लिख दे रहे, इसको करके ही जाना है, कम से कम इतना तो करना ही है। सबसे पहला जो जितना डेफिनेशन है, डेफिनेशन बोले तो फोकस का डेफिनेशन, ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, जितना भी डेफिनेशन मिले वो तो करना ही है, क्लियर। उसके बाद क्या है हमको देखने दो, जितना भी, ये तो पहला चीज़। दूसरा रे डायग्राम और किसी से नहीं बनता है, और कोई है बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रे डायग्राम हो जाएगा। फिर जितना प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये करना, छोड़ना नहीं है। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में लगता है कि सब तो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस ये सब का रहना चाहिए खुद से।
किसका? प्रॉपर्टीज़ स्टेटमेंट है, बता दिया जाएगा। स्फेरिकल मिरर हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन करना है रे डायग्राम, लेंस प्लस मिरर दोनों का अच्छा से याद रखना है सबका, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर प्रॉपर्टीज़ तो हो गया, और जितना भी रे डायग्राम का जो एंड रिजल्ट है ना कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, ये सब याद रहना चाहिए। हमेशा बना के हम लोग को नहीं देखना है। हाँ वो वाला, ठीक है, वो सब हम। फिर इसके बाद तुमको साइन, न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन एकदम गड़बड़ हुआ तो न्यूमेरिकल ख़त्म, मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देखो साइंस में मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, कोई भी इजीली 70 to 80 मार्क्स आराम से ला सकता है, कुछ पढ़ के नहीं गया है तो, ठीक है, हम बता रहे हैं। हाँ 70 से 80, लेकिन थोड़ा सा भी अगर पढ़ के गया है तो इतना मार्क्स आ जाएगा। लेकिन बच्चा लोग क्या करता है ना, इसी फिराक में रहता है कि थोड़ा सा तो पढ़ के जाएंगे, इसी बहाने से वो पढ़ता ही नहीं है, और 70 से 80 घट के हो जाता है 50 to 60 या 65 ऐसा मार्क्स आ जाता है। तो अगर कोई कंसिस्टेंटली अगर छोड़ दिया है ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और कोई अगर धीरे धीरे भी लगा हुआ है, अभी से भी अगर कोई चालू कर दिया ना तो मान के चलो 90 मार्क्स अचीवेबल है, और 95 to 100 अगर लाना है तो तुमको आंसर शीट बनाना होगा उस टाइप का कि एग्जामिनर देख के उसको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। ऐसे CBSE में सब मार्क्स देते ही हैं, लेकिन फिर भी तुमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुम्हारा अपना आंसर शीट रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है, ये पूछने मतलब कि अनऑर्थोडॉक्स टाइप क्वेश्चन है, पूछ सकता है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है, ये करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो न्यूमेरिकल्स हम बता देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोड़ना नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्रॉडली तुमको समझ के जाना है सारा चीज़। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जितना बताएं हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। क्या हुआ? हाँ देखो, रे डायग्राम बचा क्या है, देखो बता रहे क्या नहीं करके जाना, वो भी बता दे रहे हैं। तो छोड़ना ही क्या है, सब तो इम्पोर्टेंट है जी। पावर भी हो कर लेना। पावर पे देखो हम करना इन द सेंस, हम ये नहीं बोल रहे कि बैठो और रटना शुरू कर दो NCERT, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हमको स्मार्ट स्टडी करना है। रे डायग्राम ऑब्वियसली है कि रे डायग्राम देखना कि पहले आ चुका है कि नहीं आ चुका, अगर नहीं आया है तो ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ना नहीं है। पावर से क्वेश्चन पूछ सकता है। न्यूमेरिकल देखो, पावर से तुमको या तो डेफिनेशन पूछेगा या तो न्यूमेरिकल पूछेगा, भी तो इजी न्यूमेरिकल पूछेगा ना जी। तो पावर को क्या उसी हिसाब से हमको तैयार करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये सब हमको नहीं छोड़ना है। डेफिनेशन पूछता है, ठीक है, डेफिनेशन पूछ लेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चांसेस है पूछने का, इजी चीज़ है। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में ये है इंपॉर्टेंट, पावर इंपॉर्टेंट है। फिर साइन कन्वेंशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल नहीं लिखें क्या, न्यूमेरिकल तो करना ही है, छोड़ना नहीं है न्यूमेरिकल। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और किसी को भी आपके फ्रेंड्स में किसी को भी दिक्कत हो ये सब कंसेप्ट को लेके तो शेयर कीजिए वीडियो। और क्या, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो आज के लिए रहने देते हैं। और जितना भी क्वेश्चंस आज डिस्कस किए न्यूमेरिकल्स, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा PDF। तो जो भी डाउट्स रहेगा अगले क्लास में अगले सेशन में किया जाएगा उसको सॉल्व, ठीक है। चलो।